हेलो ऑल ऑफ यू। मैं गौरव महावना अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट है। मैंने नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएचडी मेरी चल रही है और मैंने आरएस मेंस एग्जाम 3 बार लिखा है। साथ में मुझे 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। Now crack RPSC with India's largest learning platform on अनअकैडमी का सबसेक्शन, अर्थात आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनकी अनअकैडमी पर प्रिपरेशन कराई जा रही है बहुत अच्छे तरीके से। इसका प्लस सबसेक्शन किस तरीके से ले सकते हैं और उसमें अनलिमिटेड एक्सेस लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्सेज को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं ओनली ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी। अनअकैडमी में किस तरीके से रजिस्टर किया जा सकता है, इसमें हम सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल होने के बाद आपकी स्क्रीन पर गेट सबसेशन का बेल आइकन आएगा, उसको आप प्रेस कीजिए। उसके बाद आप आरपीएससी में जाइए। वहां पर आपको आरपीएससी सबसेशन के बाद उसमें कुछ फीस स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसमें 1 मंथ का फीस स्ट्रक्चर होगा, 3 मंथ का फीस स्ट्रक्चर होगा, 6 मंथ का फीस स्ट्रक्चर होगा और 12 मंथ्स का फीस स्ट्रक्चर होगा और 24 मंथ्स का फीस स्ट्रक्चर होगा। तो मेरी सलाह है कि आप 12 मंथ्स के फीस स्ट्रक्चर को आरपीएससी सबसेशन लें, जिसकी फीस है मात्र 7,000 रुपीज। यदि आप मेरा प्रोमो कोड गौरव M यूज करते हो तो वही फीस 10% डिस्काउंट के साथ मात्र 6,300 रुपीज होगी। यदि आप 24 मंथ्स अर्थात 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी फीस है 8,400 रुपीज है। यदि आप मेरा प्रोमो कोड गौरव M यूज करते हो तो वही फीस 2 साल की 10% डिस्काउंट के साथ मात्र 7,560 रुपीज होगी, यानी 7,560 रुपीज होगी। तो प्लीज आप आरपीएससी सबसेशन लीजिए और अपनी तैयारी को एक मजबूत तैयारी के साथ धार दीजिए। एक बार आप आरपीएससी सबसेशन ले लेते हो तो व्हाट यू विल गेट ऑन अनअकैडमी लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, कि आपको कौन कौन सी सुविधाएं अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर प्राप्त होंगी। फर्स्ट है डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस चलेंगी जिसके अंदर बच्चे एजुकेटर के साथ एंगेज हो सकते हैं, उससे डिस्कस कर सकते हो। कोई भी टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ऑनगोइंग क्लासेस के अंदर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, डाउट्स को पूछ सकते हैं और वो भी ऑनगोइंग क्लासेस के अंदर। सेकंड है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। लाइव टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से आप डेली लाइव टेस्ट देंगे, क्विजेस को ज्वाइन करेंगे और अपनी जो प्रिपरेशन का मूल्यांकन कर सकते हो, उसको इवेल्युएट कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हो कि मैं किस जगह स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन बेहतर है कि नहीं है। ये आप डेली चेकआउट कर सकते हो। थर्ड है स्ट्रक्चर कोर्सेज। स्ट्रक्चर कोर्सेज मीन्स के आप आरपीएससी के जो भी एग्जाम है उनके कोर्सेज को स्ट्रक्चर किया गया है और जिसमें बेस्ट तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि कौन सा चैप्टर पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, इस तरीके से पूरे सिलेबस का एनालिसिस करते हुए, जिससे कि बच्चों की बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। फोर्थ है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस कि आप एक बार आरपीएससी सबसेशन लेते हो तो आपको लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्सेज बार बार उस समय पीरियड में, एक फिक्स समय पीरियड में बार बार कितनी भी बार दे सकते हो, अपने कंफर्ट जोन के अनुसार किसी भी डिवाइस पर देख सकते हो। तो ये जो सुविधाएं किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं उपलब्ध है, जिसमें इतनी सारी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध है, वो है अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यपाल। राज्यपाल जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी तरीके से राज्यपाल राज्य के अंदर एक औपचारिक प्रधान पद है जो सबसे शीर्ष के अंदर होता है, या अर्थात राज्य की शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पद है,
राज्यपाल है। राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है, अर्थात जो विधानमंडल है, विधानमंडल के अंदर विधानमंडल के अंदर एक तो राज्यपाल को शामिल किया गया है, साथ में विधानसभा को और विधान परिषद को, अर्थात ये तीन संस्थाएं विधानमंडल के अंदर शामिल होती है, जिसमें पहला है राज्यपाल, जो कि राज्य का सबसे प्रमुख औपचारिक प्रधान होता है, सबसे उच्च स्तर पर होता है। विधानसभा जिसमें जो कानून बनाती है, और साथ में विधान परिषद। कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कई राज्यों में जैसे राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेकिन हर राज्य के अंदर विधानसभा की उपस्थिति है। यह राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान का मतलब हो गया कि ये केवल एक प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है राज्य की कार्यपालिका का? वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, लेकिन औपचारिक प्रधान कौन होता है राज्य की कार्यपालिका का? वो होता है राज्यपाल। एक साथ यह कई भूमिकाओं को निर्वाह करता है, जिसमें ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है, और क्या कहते हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं राज्य के अंदर, उनका ये कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति मीन्स जो सबसे ऊंचा पद होता है, कुलपति से भी ऊंचा पद होता है कुलाधिपति, वो ये होता है। किसी भी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। और साथ में कोई विषम परिस्थिति में या फिर विधानसभा में डिस्टर्बेंस होने पर अपने विवेकानुसार राज्य जो विधानसभा है उसमें निर्णय ले सकता है, और उसकी रिपोर्ट किसको देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। वैसे तो ये बोला जाता है कि राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करता है, लेकिन केंद्र सरकार या फिर मंत्रिपरिषद होता है, जो केंद्र का मंत्रिपरिषद होता है, उसकी लिखित सिफारिश पर ही इसकी नियुक्ति की जाती है। अर्थात जिस तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जा रही है, वो केंद्र की मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर की जाएगी। अब देखते हैं हम, एक व्यक्ति दो या दो से अधिक, एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो राज्यपाल है, वो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है क्या? वो बिल्कुल हो सकता है, जिसमें 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 में आया था, 7वां संविधान संशोधन था जो कि 1956 में आया था, जिसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब हम देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, किसकी सिफारिश पर होती है, और यह जो कॉन्सेप्ट है राज्यपाल वाला, किस देश से हमारे संविधान सभा ने लिया था, कि संविधान सभा में क्या प्रश्न उठा था और क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्या क्या विवाद थे, इसको औपचारिक प्रधान क्यों बनाया गया, उसके पीछे भी हम चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं जितने भी जो संघात्मक व्यवस्था है, इसको हम अभी डिलीट करते हैं। ये संघात्मक व्यवस्था में इसमें हम केंद्र और राज्य संबंधों की चर्चा करते हैं। हमारे भारत में केंद्र शक्तिशाली है, उसकी अपेक्षा राज्य हल्का सा कमजोर है, लेकिन राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ होती है? राज्य के अंदर होती है। जबकि नियुक्ति कौन करता है? केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। तो संघात्मक देश थे, जिसमें देखते हम, जिसमें एक कनाडा था और यूएसए था। कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके के जो देश थे जिनमें राज्यपाल के पद का क्या इंपॉर्टेंस था। कनाडा के अंदर जो राज्यपाल का पद था वो केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता था। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था?
केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता था। केंद्र के द्वारा नियुक्ति दी जाती राज्यपाल को। जैसा कि भारत में होता है कि राज्यपाल को कौन नियुक्ति देता है, केंद्र के द्वारा नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है केंद्र की लिखित, जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी लिखित सिफारिश पर। जबकि यूएसए तथा ऑस्ट्रेलिया अर्थात अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में राज्यपाल अर्थात जो स्टेट है वहां पर राज्यपाल का चुनाव के द्वारा राज्यपाल चुना जाता है। अब संविधान सभा में ये प्रश्न उठा कि राज्यपाल का चुनावों के थ्रू हम इसका चुनाव के थ्रू हम लें या फिर केंद्र की नियुक्ति द्वारा। तो मेनली संविधान सभा में ये प्रश्न उठा था और इस प्रश्न का हल वहां पर जो भी वाद विवाद हुआ था उसके बाद किया था कि जो शक्ति के दो केंद्र नहीं बन जाए, जैसे मुख्यमंत्री एक शक्ति का केंद्र हो गया, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, जबकि औपचारिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। यदि राज्यपाल भी चुन के आने जाने लगा तो वह एक पावर पॉइंट बन जाएगा, शक्ति का केंद्र बन जाएगा, जिससे इन दोनों में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे पावर के लिए, क्योंकि ये भी पद बहुत बड़ा मजबूत हो गया। इस वजह से केंद्र की नियुक्ति के द्वारा ही, जो कनाडा से लिया ना हमने, इस वजह से राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया है। अब हम देखते हैं इसमें कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति उस टाइम पर 1947 में भारत देश आजाद हुआ था, तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार हमारी जो संविधान सभा ने निर्णय लिया कि इसको केंद्र के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति दी जाए। उसके जो आधार थे उनको हम देखते हैं एक बार। आधार क्या थे? पहला तो आधार था कि देश की अखंडता 1947 में पूरे देश को जोड़ना, एक सूत्र में पिरोना, उसमें एक अलग से पद का सृजन करना, वो किसी भी वजह से सही नहीं था। इस वजह से देश की अखंडता को बचाने के लिए तथा विभाजन और देश का विभाजन हुई था उस टाइम पर, और अस्थिरता का माहौल था, इस वजह से केंद्र के द्वारा नियुक्ति दी गई। और राज्यपाल का जो पद होता है उसको निरपेक्ष रखा जाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर राज्यपाल किसी दल या गठबंधन से जुड़ेगा तो वो अपने पद से न्याय नहीं कर पाएगा। और थर्ड जो आधार था कि अनावश्यक धन खर्चा होगा, चुनाव कराएंगे राज्यपाल का, इस वजह से। तो इन सभी को देखते हुए संविधान सभा ने निर्णय लिया कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी। और नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, लेकिन किसकी सिफारिश पर नियुक्ति होगी? मंत्रिमंडल जो केंद्र का मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा राज्यपाल की। अब हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। राज्यपाल की योग्यता क्या है? कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं डिफरेंट एग्जाम में, यूपीएससी, आरपीएससी, किसी भी एग्जाम में, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह में, कि राज्यपाल की योग्यता कितनी होनी चाहिए। पहली तो योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि वह एनआरआई है, किसी और जगह का नागरिक है, तो वो राज्यपाल नहीं बन सकता। ये सबसे पहली शर्त है राज्यपाल की कि वह भारत का सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है, यदि कोई व्यक्ति 35 वर्ष की आयु से कम है तो वो राज्यपाल नहीं बन सकता है। उसके लिए मिनिमम जो एज है वो है 35 साल है। 35 वर्ष से ऊपर वाले, पहली कंडीशन होगी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होगी कि वो 35 साल से कम आयु का नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होगी इसमें? कि वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या फिर इनके नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो। अर्थात कोई भी पीएसयूज कंपनीज है जो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, यानी कोई भी सरकारी सेक्टर हो, उसमें ये किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अर्थात उस पद को यदि यह राज्यपाल बनाया जाता है तो उससे पहले उसे
उस लाभ के पद को छोड़ना पड़ेगा। सार्वजनिक उपक्रम का मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर, जिसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है 50% से ऊपर, तो वो सार्वजनिक उपक्रम होता है। 50% से ऊपर हिस्सेदारी PSUs के अंदर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर हो, तो उस पर किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में, जो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, उसको वो पद पहले छोड़ना पड़ेगा, तभी उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है। तीसरी है, ये 3 कंडीशन हमने देख ली। अब हम 4th कंडीशन देखते हैं कि वह राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य हो। विधानसभा का सदस्य अर्थात जो विधानसभा के सदस्य को बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी वह सदस्य है लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो वह जो MLA के लिए जो योग्यता है ना, जो भी योग्यता है, तो उसका वो हकदार होना चाहिए, उसके लिए योग्य होना चाहिए, और किसी भी न्यायालय के द्वारा उसको पागल या फिर दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। यदि वह पागल या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो वह राज्यपाल बनने की योग्यता नहीं रखता है। अब हमारे सामने केवल 5 कंडीशन है कि राज्यपाल की योग्यता क्या क्या होती है। एक फर्स्ट है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, और किसी भी सार्वजनिक उपक्रम PSU जिसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन हो, उस पर लाभ के पद पर ना हो, अर्थात वह वहां से किसी भी तरीके का लाभ नहीं ले रहा हो, किसी बड़े पद पर ना हो। और 4th जो आपको पता ही है, विधानसभा यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, और वह किसी भी न्यायालय या फिर किसी भी सरकारी संस्थान के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया जाएगा। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। राज्यपाल को जिस तरीके से राष्ट्रपति को केंद्र के अंदर शक्तियां दे रखी हैं, उसी तरीके से राज्यपाल को राज्य में शक्तियां दे रखी हैं। राज्यपाल की जो शक्तियों को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली है कार्यकारी शक्तियां, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वो है कार्यकारी शक्तियां। इसके बाद हम विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात उसकी जो विधानसभा से रिलेटेड, जो कानून बनाने से रिलेटेड जो भी शक्ति हो, कौन कौन सी शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वीटो की शक्ति है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपातकाल के समय किस तरीके से विवेक के आधार पर वो शक्तियों का यूज करता है, या फिर किसी को क्षमा देता है, या फिर और भी कार्य होते हैं बहुत सारे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले कार्यकारी शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। कार्यकारी शक्तियां जो शासन की डेली क्रियाकलाप होते हैं, जो भी आदेश होता है, जो भी अधिसूचना होती है, जो भी कैसा भी कार्य हो रहा है, वो किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। आपने किसी भी टेंडर देखा हो राज्य सरकार का, या फिर कोई अधिसूचना दी गई हो, और कोई भी सरकारी आदेश होता है, तो उसके सबसे नीचे, जैसे कि ये अधिसूचना है राज्य सरकार की, राजस्थान सरकार की, तो इस जगह लिखा होता है राज्यपाल के नाम से होंगे, यानी राज्यपाल के आदेश से होंगे या राज्यपाल के नाम से होंगे, तो उसमें ये मेंशन होता है। तो कार्यकारी शक्तियों का मतलब हो गया जो शासन से रिलेटेड, राज्य सरकार के जितने भी कार्य हो रहे हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। कोई भी आदेश हो, अधिसूचना हो, टेंडर हो, कैसा भी हो, वो किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से होते हैं, अर्थात वो औपचारिक प्रधान है मात्र। वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जो दूसरी कार्यकारी शक्ति है राज्यपाल की, वो है मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। सबसे पहले आम विधानसभा के चुनाव होते हैं राज्य में। आम विधानसभा के चुनाव के बाद जो भी दल जीत के आता है, जैसे कि इस समय कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो कांग्रेस की सीट्स थी, बहुमत से ऊपर उसे सीट्स मिली थी और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अर्थात अशोक गहलोत की नियुक्ति की थी, और साथ में मुख्यमंत्री के कहने पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं।
अर्थात राज्यपाल का ये भी कार्यकारी शक्ति के अंदर है, शपथ भी दिलवाएंगे और मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। अब यहां पर एक विशेष तथ्य है, विशेष तथ्य ये है, जनजातियों के कल्याण हेतु अलग मंत्री की नियुक्ति करता है। कौन कौन से राज्य? 4 राज्य हैं मात्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश। यहाँ पर जनजाति बाहुल्य एरिया बहुत ज्यादा है, जनजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जनजातियों के कल्याण हेतु एक अलग से मंत्री बनाया जाता है। उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और अगला जो फैक्ट है हम देखते हैं, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता कौन होता है? ये होता है राज्य का सरकारी वकील होता है, जो कि राज्य सरकार के केसों को लड़ता है। तो इसकी जो नियुक्ति का जो कार्य होता है, नियुक्ति भी करता है और पद से हटाना होता है, वो भी जो भी शक्ति दे रखी है वो राज्यपाल को दे रखी है। इसके कहने पे करेगा, मंत्रिपरिषद के कहने पे करेगा। राज्य के अंदर महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल मंत्रिपरिषद के कहने पर ही करता है। अब हम इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हमने देख ली। सबसे पहले शक्ति थी कि राज्य सरकार का कोई भी कार्य हो वो राज्यपाल के नाम से होंगे। साथ में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा और 4 राज्यों जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में जनजातियों के कल्याण हेतु अलग से मंत्री नियुक्त किया गया है, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? वहां का राज्यपाल करेगा। और महाधिवक्ता, जो कि सरकारी वकील भी बोलते हैं, महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगली स्लाइड में हमने कार्यकारी शक्तियों की बात कर ली राज्यपाल की। अब हम विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। विधायी शक्ति, इसमें जो विधानमंडल है, विधायी शक्ति जो कि विधानमंडल है, जिसमें पहला कौन आता था? राज्यपाल आता था। इसमें सेकंड नंबर पर विधानसभा आती थी और थर्ड नंबर पर विधान परिषद आती थी। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम चर्चा आगे रखेंगे कि किस किस तरीके से विधानमंडल में कार्रवाई हो रही है। राज्यपाल के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियां होती हैं? जो पहला जो हमारा पॉइंट है, वो विधान परिषद में कुल सदस्यों के 1/6 भाग मनोनीत कर सकता है। अब हमने विधान परिषद का नाम लिया। ये जो विधान परिषद थी, इसका जैसे कि इसमें 200 सदस्य हैं विधान परिषद में, तो इसके 1/6 भाग को मनोनीत कौन करता है? राज्यपाल मनोनीत करता है। और जो ये 1/6 भाग को मनोनीत कर रहा है, ये जो भी सदस्य होते हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, या किसी खेल कूद में हो, या फिर सेवा का कार्य कर रहे हैं, इस तरीके के आदमियों को किस में लिया जाता है? मनोनीत कर सकता है राज्यपाल, जो कि अपने क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखते हो। कुछ प्रावधान है, उसके आधार पर उन व्यक्तियों को ये विधान परिषद में मनोनीत करता है, जो 1/6 भाग को। सेकंड है, यदि किसी राज्य में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसे कि भारत का कोई भी राज्य हो जिसमें आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसमें यह एक व्यक्ति को जो आंग्ल भारतीय समुदाय से हो उसको मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। ये भी कार्य कर सकता है इस वजह से। तीसरा है, राज्यपाल का मुख्य जो कार्य होता है, जो विधानमंडल के दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत कर सकता है। अधिवेशन आहूत करने का मीन्स ये हो गया कि विधानसभा को आहूत कर सकता है, विधान परिषद को भी आहूत कर सकता है। आहूत मीन्स उसको कॉल कर सकता है, बुला सकता है कि भाई इस टाइम पर अधिवेशन होना है। उसके लिए ये जो भी गजट नोटिफिकेशन निकालता है उसका 17वां कर देता है, यानी उसका समय समाप्त, कि शीत सत्र है, ग्रीष्म सत्र है, उसका 17वां भी कर सकता है। और साथ में यदि
यदि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो उसको भी, सरकार को या फिर विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। विघटन की शक्ति भी किसमें होती है? राज्यपाल के पास होती है। अर्थात राज्यपाल सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विघटन कर सकता है दोनों सदन, जिसमें विधान परिषद भी आएगी और विधानसभा भी आएगी। अब जो अगला फैक्ट है वो है, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में अभिभाषण करता है। जो राज्यपाल होता है, जैसे साल जब से स्टार्ट होता है, उसका जो प्रथम सत्र होता है उसमें विधानसभा का अभिभाषण, यानी वो सभी सदस्यों को बुला के उनको एड्रेस करता है, एड्रेस उनको संबोधित करता है। ये अभिभाषण को हम बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं, उसको संबोधित करता है। राज्यपाल प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा के सभी व्यक्तियों को अभिभाषण करता है। इसका मतलब हो गया उनको संबोधित करता है। कोई भी सत्र स्टार्ट हो रहा हो, शीत सत्र स्टार्ट हो रहा है, ग्रीष्म सत्र स्टार्ट हो रहा है, उसका जो पहला अभिभाषण देगा वो कौन देगा? राज्यपाल देगा। यदि विधानसभा में अध्यक्ष का पद हो, उपाध्यक्ष का पद खाली हो, जैसे कि विधानसभा में कोई भी अध्यक्ष नहीं है, किसी कारणवश वो पद जो है, अध्यक्ष का पद खाली है या फिर उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो विधानसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के पद पर या फिर उपाध्यक्ष के पद पर वो नियुक्त कर सकता है। उसके पास ये विधायी शक्ति है कि वो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद खाली हो तो किसी भी सदस्य को, यानी एमएलए हो वो व्यक्ति, तो उसको वो नियुक्त कर सकता है। ये उसे विधायी शक्ति में दिया गया है। और सबसे जो मेन चीज है विधायी शक्ति के अंदर, कि कोई भी विधेयक, कानून तभी बनेगा, एक्ट, अधिनियम तभी बनेगा जब राज्यपाल उसे अनुमति देगा। सबसे पहले विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा के अंदर सरकार के द्वारा कोई बिल लाया गया, मंत्रिमंडल के द्वारा कोई बिल लाया गया, उस पर चर्चा हुई। बिल पर चर्चा होने के बाद यह बिल उस विधानसभा से या फिर विधान परिषद भी है वहां से पारित किया गया, तो ये विधेयक बन गया। विधेयक बनने के बाद राज्यपाल की अनुमति के बाद ही ये अधिनियम बनेगा। राज्यपाल जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक यह अधिनियम नहीं बन सकता है। इस वजह से या तो वो रोक सकता है उस बिल को या विधेयक को रोक सकता है, अनुमति भी दे सकता है, और तीसरा क्या है, वो राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको भेज सकता है। अब हम इसके बारे में शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां कौन थी। सबसे पहला था वो विधान परिषद के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय समुदाय जिस राज्य में उसका प्रतिनिधि नहीं है, तो विधानसभा में एक सदस्य, मात्र एक सदस्य को क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत कर सकता है। और साथ में सबसे जो मुख्य कार्य है, विधानमंडल के दोनों सदन कौन से होते हैं? विधानसभा होती है और दूसरा होता है विधान परिषद होती है। उसको आहूत भी यानी बुला भी सकता है, सत्रावसान भी कर सकता है, अर्थात जो सत्र चल रहा है उसको समाप्त भी कर सकता है। और साथ में यदि सरकार के पास या फिर मंत्रिमंडल में बहुमत नहीं है तो उसे विधानसभा का विघटन भी करने का उसकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। और साथ में राज्यपाल की विधायी शक्ति में ये कि किसी भी राज्य में विधानसभा का जो प्रथम सत्र को जो अभिभाषण देगा, अभिभाषण अर्थात एड्रेस करेगा, संबोधित करेगा, वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो विधानसभा के, तो उनको उनकी नियुक्ति दे सकता है, किसी भी एमएलए को उस पर नियुक्त कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको अभी बताई थी कि विधेयक कानून तभी बनेगा, एक्ट तभी बनेगा जब उस पर राज्यपाल अनुमति दे देगा। अब हम अगली स्लाइड पर, तो हमने इस तरीके से कार्यकारी शक्तियों के बारे में चर्चा कर ली, विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा कर ली, और अब हम विधायी शक्ति के अंदर ही वीटो शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरीके से राष्ट्रपति का वीटो अधिकार होता है, उसी तरीके से हम राज्यपाल के वीटो शक्ति का क्या है, उसकी वीटो शक्ति, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वीटो शक्ति के बारे में देख लेते हैं।
सबसे पहले राज्यपाल का जो वीटो शक्ति देखते हैं हम साधारण विधेयकों के संबंध में देखते हैं। साधारण विधेयक जो कि धन विधेयक नहीं है, जो कि आम कानून जो बनते हैं उनके संबंध में देखते हैं कि राज्यपाल के पास क्या क्या अधिकार हैं, कौन कौन से वीटो शक्ति होती है जिसके थ्रू वो आगे प्रोसेसिंग करते हैं। सबसे पहली बात है कि वीटो शक्ति में एक तो ये है कि अगर राज्यपाल के पास विधानसभा से पारित होते हुए या विधान परिषद से पारित होते हुए कोई भी विधेयक आया तो उस पर जो पहली कंडीशन लगती है कि वो उसको स्वीकृति दे देता है। स्वीकृति दे देता है तो वह जो विधेयक है क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। कानून बन जाएगा या फिर अधिनियम बन जाएगा, जो भी कानून बन गया वो एक स्वीकृति दे दी। इसने रोका नहीं राज्यपाल ने और उसे स्वीकृति दे दी विधेयक को, तो वो कानून बन गया। यदि दूसरी कंडीशन क्या कर सकता है राज्यपाल, क्या कर सकता है कि उसे रोक सकता है। उस विधेयक को इसने रोक लिया, यदि विधेयक को रोक लिया तो वो कानून नहीं बन पाएगा, ना अधिनियम बन पाएगा। तो इस तरीके के वीटो को क्या कहते हैं, इस तरीके के वीटो को कहते हैं अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो शक्ति कहते हैं जो कि राज्यपाल को दे रखी है। अत्यंतिक वीटो शक्ति है ये। सबसे पहले हमने साधारण विधेयक के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई भी बिल, विधेयक विधानसभा से पारित होते हुए या विधान परिषद से पारित होते हुए, दोनों से पारित होते हुए राज्यपाल के पास जाता है तो सबसे पहले वो स्वीकृति देता है। स्वीकृति यदि दे देता है तो वो कानून बन जाता है या अधिनियम बन जाता है। यदि उसको वो रोक लेता है कि स्वीकृति नहीं दे रहा साधारण विधेयक पर, तो वो जो वीटो शक्ति क्या कहलाती, अत्यंतिक वीटो शक्ति कहलाएगी। अत्यंतिक वीटो शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कई बार प्रीलिम्स, आरएएस प्रीलिम्स तथा मेंस में पूछा जा चुका है कि अत्यंतिक वीटो शक्ति क्या होती है। तो इसी तरीके से जो तीसरी कंडीशन बन रही है वो बन रही है पुनर्विचार की। जैसे पुनर्विचार की कंडीशन जो बनती है वो ये है कि राज्यपाल के पास कोई बिल आया, जैसे बिल है, बिल विधानसभा ने पारित किया, विधानसभा ने पारित कर दिया ये बिल और ये राज्यपाल के पास आया। तो राज्यपाल ने बोला कि ये जो बिल है इसमें कुछ कमी है। कमी इन द सेंस कि इसमें कुछ और संशोधन होना आवश्यक है। अब ये संशोधन राज्यपाल ने या फिर पुनर्विचार के लिए भेजा कि आप ये संशोधन करके बिल को लेके आइए। तो उस टाइम पीरियड में वो जो पुनर्विचार के लिए बिल भेजा गया है और ये जो शक्ति है वो कौन सी वीटो शक्ति है, ये निलंबनकारी वीटो शक्ति बोलते हैं। अब आपको पता चल गया होगा, यदि राज्यपाल किसी भी बिल को विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास आया, यदि उसने पुनर्विचार के साथ के संशोधन के लिए बोल दिया और लौटा दिया तो इस प्रकार के वीटो को क्या बोलेंगे, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। अब आपको समझ में आ गया होगा आत्यंतिक वीटो क्या था। विधानसभा से कोई भी बिल या विधेयक पास होके आता है, विधान परिषद से पास होके आता है, यदि उसको राज्यपाल रोक लेता है तो राज्यपाल की ये कौन सी शक्ति है, आत्यंतिक वीटो शक्ति है। यदि कोई भी विधेयक विधानसभा से पारित होकर या फिर विधान परिषद से पारित होकर राज्यपाल के पास आता है, यदि राज्यपाल उसके लिए संशोधन या पुनर्विचार की रिकमेंडेशन बोल देता है तो ये जो वीटो शक्ति है वो राज्यपाल की कौन सी वीटो शक्ति है, निलंबनकारी वीटो शक्ति है। अब हम इसके बाद वीटो शक्ति पर और भी चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं, ये देखते हैं आर्टिकल 200 है एक,
आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 बोलता है कि विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया, विधानसभा ने कोई विधेयक पारित करके कहां भेज दिया? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति नहीं, सॉरी एक सेकेंड, राष्ट्रपति नहीं है, राज्यपाल है, इसको मिटाते हैं। राज्यपाल के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया? राज्यपाल के पास भेज दिया। ये जो विधेयक था वो विधानसभा ने या विधान परिषद ने पारित करके राज्यपाल के पास भेज दिया। तो राज्यपाल को लगा कि इस विधेयक के द्वारा जो मंत्रिपरिषद है वो हाई कोर्ट की जो शक्ति है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ बिल में मेंशन है कि हाई कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित कर रहा है। तो इस तरीके के जो बिल को आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल इन बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास इन बिल्स को भेजा जा सकता है। एक बार हम दोबारा देखेंगे। आर्टिकल 200 क्या कहता है? कोई भी विधेयक विधानसभा ने पारित कर दिया, राज्यपाल के पास गया और उस राज्यपाल को लगा कि ये जो बिल है हाई कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करता है, तो उस बिल को वो राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेज सकता है। ये भी राज्यपाल की क्या है? विवेकाधीन शक्ति है कि वो इस बिल को भेज सकता है। यदि विधेयक में ऐसा भी मेंशन हो सकता है, यदि वो जो विधेयक है उसमें ऐसा भी मेंशन हो सकता है कि क्या कहते हैं, उसमें राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न हो, तो उस विधेयक को आर्टिकल 200 के अनुसार कहां भेज सकता है? राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न हो, ठीक है, या फिर विधेयक संविधान के खिलाफ हो, तो राज्यपाल क्या करेगा? उस विधेयक को कहां भेज देगा? राष्ट्रपति के पास भेज देगा। अब राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या निर्णय लेता है? उसको पारित करता है या फिर उसको वापस करता है या फिर जेबी वीटो का यूज करता है। अब यहां पर एक शब्द आता है जो राज्यपाल के पास भी होता है और राष्ट्रपति के भी पास होता है, जेबी वीटो, जिसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। इस वीटो के माध्यम से राज्यपाल किसी भी विधेयक को अपने पास रोक सकता है और चाहे अपने पास रोक सकता है। इसमें कोई समय सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है इसके अंदर। जेबी वीटो के माध्यम से, जिसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं, जो कि राज्यपाल के पास भी होता है, राष्ट्रपति के पास भी होता है। तो यदि कोई विधेयक विधान परिषद ने, विधानसभा ने पारित करके भेजा है तो उसको वो अनलिमिटेड टाइम तक रोक सकता है। ये भी एक वीटो शक्ति का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है इस तरीके से। अब हम धन विधेयक के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विधेयक होता है, जो कि धन से रिलेटेड होता है। अब इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं हम धन विधेयक। ये विधायी शक्तियां जो है हम राज्यपाल की पढ़ रहे हैं इस टाइम पर। धन विधेयक को एक तो स्वीकृति दे सकता है राज्यपाल, ठीक है, स्वीकृति दे सकता है या फिर उसे रोक सकता है। रोकेगा तो मैंने पहले ही बताया था, ये कौन सा वीटो है? आत्यांतिक वीटो बोलते हैं इसको, आत्यांतिक वीटो शक्ति बोलते हैं। आत्यांतिक वीटो शक्ति बोला जाता है यदि वो धन विधेयक को रोकता है।
या फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी, धन विधेयक को किसके विचार के लिए रख देता है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के विचार के लिए वो रख देता है। तो इस तरीके से हमने विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करी और राज्यपाल की वीटो शक्ति के बारे में चर्चा करी, जो कि राज्यपाल अपने स्व विवेक के आधार पर या फिर विधेयक किस तरीके का है उस पर वो निर्णय ले सकता है, ये उसकी स्व विवेक की शक्ति है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। उसकी वित्तीय शक्तियां, हमने कार्यकारी शक्ति के बारे में चर्चा कर ली और उसकी विधायी शक्ति के बारे में, कानून बनाने से संबंधित चर्चा कर ली। अब हम वित्तीय शक्ति यानी जो धन से रिलेटेड जो भी शक्तियां हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड शक्तियां, वित्तीय शक्तियां हैं, उनके बारे में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक आता है, जो कि सरकार को खर्चे के लिए उपलब्ध होता है। इस वजह से धन विधेयक को राज्यपाल रोक नहीं सकता है। अब धन विधेयक को राज्यपाल क्यों नहीं रोक सकता है, क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति के साथ ही पेश किया जाता है, इस वजह से नहीं रोक सकता उसको। यदि कोई विधेयक है वो राज्यपाल से पहली सलाह लेके पेश किया जाएगा और विधानसभा या विधान परिषद से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा तो उसकी तो उसमें पूर्व सहमति है, तो उसको तो वो रोकता ही नहीं है। राज्यपाल की जो वित्तीय शक्तियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। अर्थात जो आकस्मिक निधि है, यदि राज्य के अंदर आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो आकस्मिकता निधि से धनराशि ले सकता है ऑलरेडी, उसमें कोई विधेयक पारित करने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल जो राज्य वित्त आयोग होता है और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। अब ये राज्य वित्त आयोग क्या होता है, जो राज्य वित्त आयोग होता है जो नगरीय, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाओं और साथ में जो नगरीय निकाय हैं उनको जो वित्त दिया जाता है, उनको जो पैसा दिया जाता है, उनकी रिपोर्ट पेश करता है। तो राज्यपाल इनकी रिपोर्ट को किसके पटल पर रखवाता है, विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। और विधानमंडल में विधानसभा भी आती है और विधान परिषद भी आती है। तो यदि किसी राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है तो दोनों के जो पटल है, जो भी रिपोर्ट है इनकी वहां पटल पर प्रस्तुत की जाएगी। यदि किसी राज्य में, जैसे राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पर राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होगी वो कहाँ पर रखवाएगा, विधानसभा के पटल पर रखवाता है। अब हम देखते हैं जो दूसरी बात थी इसमें, यह नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट भी विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। अब ये आपको पता होगा अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग, जो कि महालेखा नियंत्रक भी बोलते हैं, जो कि सरकार जो भी खर्चा कर रही है किसी भी योजना पर उसकी रिपोर्ट जो कैग बनाती है, उसकी रिपोर्ट को जो विधानमंडल या विधानसभा विधान परिषद के पटल पर कौन रखवाता है, राज्यपाल रखवाता है। हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ये तो मैंने बता ही दिया। राज्यपाल ही 5 साल में वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। उसकी रिपोर्ट कौन रखवाता है, राज्यपाल रखवाता है। और गठन भी कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। और कितने वर्षों की बात करता है, 5 सालों में। यानी राजस्थान में जितने भी राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ है वो राज्यपाल ने किए है और वो फिक्स 5 साल के टाइम पीरियड पर किए गए हैं। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में सबसे पहले चर्चा करी, फिर उसकी विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करी, फिर वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा की और हम अब न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है, राज्यपाल राज्य विधि के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा में बदल सकता है, उसका प्रलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है या लघुकरण कर सकता है। अर्थात
राज्यपाल जो होगा, यदि कोई व्यक्ति राज्य के सेशन कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा इसमें, सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। ये 3 तरीके के या 4 तरीके के कोर्ट होंगे। इन कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को राज्य की विधि के तहत दोषी ठहरा दिया गया तो उस व्यक्ति का जो दंड है उसको वो क्षमा भी कर सकता है। क्षमा का मतलब बिल्कुल उसे दंड मुक्त कर सकता है, उसका विराम भी लगा सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए विराम लगा दिया, प्रविलंबित भी कर सकता है। परिहार या लघुकरण, यदि किसी को आजीवन कारावास है तो उसको घटा के 5 साल कर सकता है। लघुकरण मतलब कम, 10 वर्ष किसी को सजा मिली है उसको 5 साल कर दे, तो इस तरीके से वो परिहार कर सकता है। ये भी उसकी न्यायिक शक्ति के अंदर आता है। अब हम राज्यपाल की कौन सी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे? आपात शक्तियां, जैसे कि किसी देश के अंदर या राज्य के अंदर आपातकाल लग गया, कि युद्ध छिड़ दिया गया या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया, उसके आधार पर राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। वो कौन सा आर्टिकल है हमारा? वो आर्टिकल है 356। आर्टिकल 356 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को यदि राज्य में उपद्रव है, कैसी भी भयंकर समस्या है, उस पर रिपोर्ट बना के भेज सकता है कि यहाँ पर हालत खराब है और आप राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा दीजिए। उसी रिपोर्ट के आधार पर आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति शासन का मतलब हो गया वो जो राज्य है, राज्य की जो कार्यकारी समिति या फिर मंत्रिपरिषद है उसको भंग कर दिया जाएगा, विघटन कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति शासन, केंद्र का शासन सीधे सीधे उस पर आरोपित कर दिया जाएगा। ये राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण जो बोलते हैं कार्य आपात शक्तियों में आता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये जो आर्टिकल दे रखे हैं राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यहाँ से सीधे प्रश्न आता है आरपीएससी एग्जाम्स के अंदर, जो आरएएस हो, आरएएस में तो 2 क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड आते हैं। तो जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो मैंने स्लाइड्स में जोड़ दिए गए हैं, जिससे बच्चों को जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको आसानी से याद किया जा सके। अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि राज्यों के अंदर राज्यपाल होगा। राज्यों में राज्यपाल होगा यानी ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जिसमें राज्यपाल नहीं होगा। तो 153 को हम सीधे देख सकते हैं कि राज्य में राज्यपाल होगा। 154 आर्टिकल क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में क्या बताता है 154? जो भी हमने जो भी कार्यकारी शक्ति देखी थी राज्य की, उसमें आर्टिकल 154 लगेगा। 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। नियुक्ति कौन करता है? आपको पता है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? आर्टिकल 155 के तहत होती है। एक सेकंड, आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही, इसमें एक शब्द आता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर रहता है। अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है या फिर दूसरे राज्य में नियुक्ति दे सकता है। और इसमें इसके कार्यकाल के बारे में चर्चा होती है। कार्यकाल सामान्यतः इसका 5 वर्ष है, लेकिन इससे भी ये ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। हमने बात की थी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कितने भी समय तक क्या कर सकता है? पद पर बना रह सकता है, लेकिन जो औपचारिकता है वो 5 साल तक रहती है। लेकिन राज्यपाल का पद यदि कोई और नियुक्ति नहीं होती है तो इसका भी जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। और कार्यकाल किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 156 के तहत है।
अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की जो नियुक्ति होने के लिए अर्हताओं के बारे में हमने या योग्यताओं के बारे में चर्चा की थी कि वह 35 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, किसका, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उस तरीके से ये किस आर्टिकल के तहत आएगा, 157 आर्टिकल के तहत आएगा। 158 आर्टिकल राज्यपाल कार्यालय की दशाएं, ये आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें 157 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 153 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और राज्यपाल की नियुक्ति वाला आर्टिकल ये तो है ही है। ये सीरीज से याद करेंगे तो जल्दी याद हो। अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। 159 आर्टिकल आरएस के एग्जाम में आ चुका है। ये राज्यपाल द्वारा जो शपथ ग्रहण की जाएगी वो किस आर्टिकल के अंदर है, 159 आर्टिकल के अंदर है। ये आरएस प्री के अंदर क्वेश्चन आ चुका है ये इस आर्टिकल का। और शपथ ग्रहण राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर करता है, केंद्र की लिखित सिफारिश पर करता है। जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी लिखित सिफारिश पर करता है। लेकिन इसमें राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो उस राज्य का जो भी हाई कोर्ट होगा उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना, मुख्य न्यायाधीश ही इसको शपथ दिलवाता है। अब समझ में आ गया, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है, उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसको शपथ दिलवाता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। जैसा कि मैंने बताया कि आपातकाल लग गया तो उसने रिपोर्ट भेजी राष्ट्रपति को कि राज्य में जो हालत है वो सामान्य नहीं है, उपद्रव बहुत ज्यादा है, इस तरीके से रिपोर्ट भेजी, तो वो भी आकस्मिक परिस्थितियां कहलाएंगी जिसमें राज्यपाल के जो विवेक के जो कार्य होते हैं वो आते हैं। अनुच्छेद 161 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आरएस प्री में पूछा जा चुका है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अर्थात कोई भी व्यक्ति, अभी हमने देखा था, कोई भी व्यक्ति जिसे राज्य की विधि के अनुसार दंड दिया गया हो उस व्यक्ति को राज्यपाल क्षमा भी दे सकता है, उसका प्रलंबित भी कर सकता है, उसका लघुकरण भी कर सकता है, उस पर विराम भी लगा सकता है। तो ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति थी जो हमने किस आर्टिकल के तहत देखी थी, आर्टिकल 161 के तहत। अब हम देखते हैं राज्य की कार्यपालक शक्ति कितनी थी। कार्यपाल का जो शक्ति हमने जो पढ़ी थी राज्य की, वो अनुच्छेद 162 में थी। 163 क्या बोलता है आर्टिकल, मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। जब भी राज्यपाल को यह महसूस होगा कि इस विषय पर मुझे मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी चाहिए तो उस सलाह का जो मेंशन है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जाएगी। यदि वो आर्टिकल कौन सा है, 163 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला 163, क्योंकि इसमें राज्यपाल किसी भी सूचना को विधानसभा से रिलेटेड हो, विधान परिषद से या फिर कार्यकारी से रिलेटेड जो भी कार्य हो उसकी लिखित सूचना ये ले सकता है। और किनको आदेश दे सकता है, मंत्रिपरिषद को बोल सकता है कि मुझे इस बारे में बताइए। इस वजह से ये आर्टिकल के थ्रू है, उसका एक संवैधानिक प्रावधान है राज्यपाल का। अब हम देखते हैं कि विधानसभा के किसी सदस्य ने, वो मंत्री नहीं हो, केवल सिंपल एमएलए हो और वो किसी विधेयक का संकल्प पारित किया लेकिन वो पारित नहीं हो पाया, तो राज्यपाल उस संकल्प को या फिर उस जो भी उसका जो कार्य है उसके ऊपर चर्चा करवा सकता है और उसको विधानसभा पे उस पर बहस करवाकर पारित करवाने में सहयोग कर सकता है। ऐसा भी अनुच्छेद 163, क्योंकि हमने देखा था मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। अब हम अगले आर्टिकल पर चलते हैं। 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे कार्यकाल, नियुक्ति और वेतन। इसमें वेतन
राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल का कार्यकाल और राज्यपाल की नियुक्ति। मंत्रियों से संबंधित, राज्यपाल नहीं है, मंत्री से रिलेटेड है। मंत्रियों के कार्यकाल को निर्धारित, उनकी नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति हमने पहले पढ़ लिया था। शपथ कौन दिलवाता है? वो दिलवाता है। और वेतन का निर्धारण भी इसी के हाथ में होता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 165, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यह है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल होता है। और ये राज्य से संबंधित राज्य सरकार के जितने भी केसेस होते हैं ये लड़ता है। जो भी कार्रवाई होती महाधिवक्ता के द्वारा होती है लीगली तरीके से। तो वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 165 है। अनुच्छेद 166 में क्या है? राज्य की सरकार द्वारा संचालित जितनी भी कार्रवाई है वो आती है अनुच्छेद 166 में। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं और आर्टिकल देख लेते हैं। अब ये मुख्य आर्टिकल है जो मैंने बियर एक्ट से या फिर संविधान से कलेक्ट किए हैं, जो कि पिछली साल जो आरपीएससी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उनसे रिलेटेड है, जो आ चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ सही लगे तो उसमें डालेंगे। अब अनुच्छेद 167 क्या कहता है? राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व है। राज्यपाल सूचना मांगे नहीं मांगे, लेकिन मुख्यमंत्री का दायित्व क्या है? राज्यपाल को सूचना देने का है। ये भी एक संवैधानिक प्रावधान है, राज्यपाल को शक्ति दे रखी है। अनुच्छेद 174 हमने देखा था, राज्य विधायिका, जिसको विधानमंडल भी बोलते हैं, जिसमें विधानसभा तथा विधान परिषद आती है, उसके सत्र को आहूत कर सकता है। आहूत मतलब कॉल कर सकता है, बुला सकता है। सत्रावसान अर्थात सत्र की समाप्ति की घोषणा कर सकता है और विधानसभा को यानी सरकार को भी गिरा सकता है। ये भी राज्यपाल का क्या है? संवैधानिक अधिकार है। इसी वजह से मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल हैं तो कृपया करके उनको सही तरीके से समझ के याद करें। यहाँ से हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे पटवार एग्जाम हो गया, आरएएस एग्जाम हो गया, कंफर्म क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। हर साल हर बार आते हैं क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 174 क्या था? विधानमंडल का सत्र जो होगा उसको आहूत कौन करता है? राज्यपाल करता है। सत्रावसान यानी सत्र की समाप्ति की घोषणा कौन करेगा? वो भी राज्यपाल करेगा। और उसको भंग करने का काम कौन करेगा? वो भी विधानसभा यानी सरकार को अल्पमत में लाने का काम, यदि वो समझता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 175 क्या है। एक सेकंड। आर्टिकल 175 क्या कहते हैं? राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार देने का अधिकार है। राज्यपाल जो राज्य विधायिका है, जिसमें विधानमंडल भी बोलते हैं उसको, जिसमें विधानसभा आती है, विधान परिषद आती है, उसके एक सदन को, विधानसभा को, या फिर दोनों सदनों को, विधान परिषद को संदेश दे सकता है आर्टिकल 174 के तहत, 175 के तहत। यानी 175 का मतलब हो गया राज्यपाल से जो रिलेटेड है, 175 का मतलब हो गया मैसेज देना। मैसेज देना, मैसेज किसको देना है? मैसेज देना है विधानमंडल को, अर्थात एमएलएस को मैसेज देना है। एमएलएस कहाँ होते हैं? विधानमंडल में होते हैं, विधानसभा में, विधानसभा या फिर विधान परिषद को मैसेज देना। विधान परिषद। तो आर्टिकल 175 है, मैसेज देना, संदेश देने का अधिकार किसको दे रखा है? राज्यपाल को दे रखा है। और आर्टिकल 176 क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, जो विशेष संबोधन है, विशेष परिस्थिति के अंदर विधानसभा को, सरकार को जो संबोधित करेगा, एड्रेस करेगा, वो आर्टिकल कौन सा है? 176 है। और आर्टिकल 200 के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, जिस पर वीटो आया था, विधेयकों पर सहमति, विधेयकों पर असहमति और विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रखना। आर्टिकल 200 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें राज्यपाल को कौन कौन से वीटो की शक्ति दे रखी है? आत्यांतिक वीटो की शक्ति दे रखी है, निलंबनकारी वीटो की शक्ति दे रखी है,
और राष्ट्रपति के पास भी उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और साथ में जेबी वीटो की शक्ति दे रखी है। तो हमने विधेयकों पर सहमति वाली चर्चा पिछली स्लाइड्स पर कर ली थी। अब आर्टिकल 201 के बारे में हम चर्चा करते हैं। राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना। इसमें हमने आर्टिकल 200 में क्या देखा था, एक वीटो देखा था, विधेयकों पर कैसे सहमति और असहमति होती है। और आर्टिकल 201 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें कोई भी विधेयक विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो उस विधेयक को वो राष्ट्रपति के विचार यानी राष्ट्रपति के पास भेज देता है कि उनका उसके ऊपर क्या मत है, या फिर केंद्र सरकार इनडायरेक्टली बोलते हैं तो उसका क्या मत है उस विधेयक पर, कि ये विधेयक शायद राष्ट्रीय महत्व का है या फिर संविधान के विरुद्ध है। इस तरीके के कार्यकलाप है जो राज्य सरकार कर रही है, उस पर रिपोर्ट या फिर उस बिल को सीधे विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब है अनुच्छेद है 213। 213 में क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश का मतलब हो गया कि जब विधानमंडल में सत्र नहीं चल रहा हो, विधानमंडल इन द सेंस विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, विधान परिषद का किसी भी सत्र में ना हो, तो उस समय राज्यपाल सीधे अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी वो एक तरीके से कानून बना सकता है अध्यादेश। और इस अध्यादेश की अवधि कितनी रहेगी, मात्र 6 सप्ताह रहती है। अर्थात बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 213। इसके अंदर जो मेंशन है, राज्यपाल क्या करेगा, विधानसभा जो कानून बनाती है, या फिर साथ में विधान परिषद, कानून कैसे बनता है वो आपको क्लियर हो ही चुका है कि सरकार के द्वारा कोई बिल लेके आया जाता है, विधानसभा विधान परिषद से पारित होता है, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देता है, सहमति दे देता है, तो वो कानून बन जाता है। अब विधानसभा तथा विधान परिषद सत्र में नहीं है, सत्र इन द सेंस इनका कोई भी सेशन नहीं चल रहा है, नो सेशन चल रहा है बिल्कुल। तो उस समय पर राज्यपाल क्या दे सकता है, अध्यादेश दे सकता है, ऑर्डिनेंस दे सकता है, यानी कानून बना सकता है सीधे के सीधे। इसकी शर्त क्या है कि ये जो अध्यादेश है, जो कानून बनाया गया है, वो केवल 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है। कितने सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक वैलिड रहेगा ये। और साथ में यदि 6 सप्ताह के अंदर इसको विधानसभा या फिर विधान परिषद के द्वारा पारित नहीं किया गया तो वो प्रभावहीन हो जाता है। सिंपल सा है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानसभा या विधान परिषद सत्र में नहीं है, और इसकी जो अवधि होती है वो 6 सप्ताह होती है, यानी 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा और या फिर उस राज्य में विधान परिषद हो, दोनों, या फिर केवल विधानसभा जिसमें जैसे राजस्थान राज्य में विधानसभा जो भी होगी, तो वो 6 सप्ताह के अंदर उसको अप्रूवल दे दे, यानी उसको भी कानून बनाकर, तो वो आगे कानून बढ़ जाएगा, वरना वो समाप्त हो जाएगा 6 सप्ताह में, वो ऑर्डिनेंस समाप्त हो जाएगा, अध्यादेश कानून नहीं रह पाएगा। और राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है, ये भी उसकी शक्ति है। अब हम अगले अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अगला है 217 नंबर, आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 क्या बोलता है कि राज्यपाल के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति की सलाह लेना। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट हो गया, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट हो गया, इसके न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति हो रही है, तो नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। और सलाह किससे ले सकता है, राष्ट्रपति से ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के पीछे कौन है, केंद्र सरकार है, जो भी मंत्री परिषद है वो उनको सलाह देते हैं। तो इस तरीके से जो मैटर करता है वो इस तरीके से मैटर हो रहा है
कि राज्यपाल राष्ट्रपति से भी सलाह ले सकता है जब भी उस राज्य के उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में। और ये आर्टिकल कौन सा है? 217। अब है आर्टिकल जो 200 प्लस वाले आर्टिकल हैं, जैसे कि ये हम देखेंगे 213 हो गया अध्यादेश जारी करना, 217, 233 और 234। ये सारे आर्टिकल किससे रिलेटेड है? न्यायिक व्यवस्था से रिलेटेड है। न्यायिक व्यवस्था से मतलब जुडिशरी से रिलेटेड है ये सारे के सारे। 217 में क्या बोला गया है? 217 में बोला गया है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से सीधे सलाह लेगा। और 33 में क्या बोला गया है? राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं, डीजे जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जिला न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? 233 आर्टिकल के तहत की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब है आर्टिकल 234 है, न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति देता है राज्यपाल। इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं आती है, अर्थात जिला न्यायाधीशों के इतर जो भी राज्य के अंदर न्यायिक सेवा में नियुक्ति हो रही है तो उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? आर्टिकल 234 के थ्रू राज्यपाल कर रहा है। अब हमने ये आर्टिकल के बारे में चर्चा कर ली है, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ से कंफर्म आरपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, भले ही वो आरएस प्री एग्जाम हो या फिर आरएस मेंस एग्जाम। अब हम देखते हैं, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में मेनली आरएस एग्जाम हो गया और राजस्थान के वनडे एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति से शासन से काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं। ये स्लाइड्स मैंने इसी वजह से जोड़ी थी कि मैं राज्यपाल के साथ ही इस स्लाइड्स से पढ़ा सकूं, क्योंकि यहाँ से कंफर्म एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। भले कांस्टेबल एग्जाम हो या फिर पटवार एग्जाम हो, रीट एग्जाम हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। ये टॉपिक है हमारा, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लागू हुआ, किस किस के शासनकाल में लागू हुआ, उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन था और राज्यपाल कौन था। अब हम देखते हैं राजस्थान में जो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? सन 1968 के आसपास लगा था। 1968 के आसपास मार्च से अप्रैल के बीच में लगा हुआ था और सबसे 42 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था मात्र। और ये आपको ज्ञात है कि मोहनलाल सुखाड़िया जो कि उदयपुर के थे, जो राजस्थान के सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री, लगभग 17 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं ये राजस्थान के, उनके टाइम पीरियड में लगा था। ये किस सन में लगा था? 1967 के आसपास लगा था, इतना ध्यान रखना है हमको। और राज्यपाल कौन थे उस समय पर? डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे। जब पहला राष्ट्रपति शासन देख लिया हमने, पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था? सन 1967 के अंदर लगा था। मुख्यमंत्री थे सबसे लंबे समय वाले मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये लगा था 1973 से 1977, यानी सबसे अधिक जो टाइम पीरियड तक जो राष्ट्रपति शासन लगा था, लगभग 4 साल का राष्ट्रपति शासन लगा था, 3 साल 10 माह का। वो किस टाइम पीरियड में लगा था? 1973 से 1977 के बीच में लगा था। और उस टाइम पर भारत जो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी कौन थी? प्रधानमंत्री थी। उसी समय पर आपातकाल भी लागू हुआ था, मतलब ज्यादातर राज्यों में राष्ट्रपति शासन था, तो राजस्थान में भी था। और मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के उस टाइम पर? हरिदेव जोशी थे। और राज्यपाल थे सरदार जोगिंदर सिंह। तो ये एक फैक्ट है। दूसरा राष्ट्रपति शासन जो कि सबसे लंबे समय का राष्ट्रपति शासन था, जो कि आपातकाल के समय लगा था। पहला तो हमने देख लिया कब लगा था, 1967 के आसपास लगा था। और दूसरा कब लगा था? 1973, लगभग 4 साल का राष्ट्रपति शासन लगा था और उस समय देश में भी आपातकाल लगा हुआ था। अब हम देखते हैं तीसरा राष्ट्रपति शासन देखते हैं।
तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी राजस्थान में और जनता दल की सरकार बनी थी। उसके बाद जनता दल की सरकार को राष्ट्रपति के शासन के माध्यम से गिराया, जो भी इंसिडेंट हुआ था। तो तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, 100 दिन का लगा था, जो सन कौन सी थी, 1980 की, यानी लगभग 3 महीने का राष्ट्रपति शासन था, 100 दिन का। यदि आरपीएससी के किसी भी वनडे एग्जाम में या मेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 100 दिन का राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के समय लगा था, तो वो थे भैरों सिंह शेखावत के समय लगा था 100 दिन का राष्ट्रपति शासन। और राज्यपाल थे उस टाइम पर रघुवर तिलक थे। अब हम देखते हैं चौथा राष्ट्रपति शासन, जो कि 1992 में लगा था और 1993 तक चला था। 1992 बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हुआ था उस समय, उसी समय की बात है ये। उसी समय पर वो 6 दिसंबर की घटना थी और जहाँ जहाँ पर जनता दल या फिर और जो भी शासन लग रहे थे, तो उस टाइम पर यहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। और मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत थे, और राज्यपाल थे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय थे। तो हमें तीसरा राष्ट्रपति शासन याद हो गया कि 100 दिन का था, और मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत। यानी अर्थात तीसरे राष्ट्रपति शासन में और चौथे राष्ट्रपति शासन में मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत थे। एक का टाइम पीरियड कितना था, 1980, दूसरे का कितना था, 1992। इस तरीके से सापेक्ष तरीके से चलते हुए इनको याद करने की कोशिश करें तो याद हो जाएंगे। 100 दिन इससे भी याद हो सकता है दोनों मुख्यमंत्री। अब हमें पता चल गया है कि राष्ट्रपति शासन, पहला राष्ट्रपति शासन मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पर 1967 में, दूसरा राष्ट्रपति शासन 1973 से 77 सबसे ज़्यादा था। उस टाइम पर इंदिरा गांधी सरकार थी केंद्र के अंदर, और मुख्यमंत्री थे यहाँ पर हरिदेव जोशी थे। और उसके बाद तीसरा और चौथा राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के टाइम पे लगा था, भैरों सिंह शेखावत के टाइम पे लगा था, और साथ में जो सन थी 1980 था और 1992। अब हम चलते हैं राजस्थान के जो मुख्य राज्यपाल रहे हैं। राज्यपाल तो सारे ही मुख्य थे, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं जिसको हम याद कर सकते हैं, जहां से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, किस किस राज्यपाल के शासन में, किस किस टाइम पीरियड के शासन में हुए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल हैं। सबसे पहले राज्यपाल राजस्थान के कौन थे, पंजाब के थे गुरुमुख निहाल सिंह। और सबसे ज्यादा जो कार्यकाल रहा है वो इन्हीं राज्यपाल का रहा है। ये राज्यपाल कब बने थे, सन 1956 के अंदर, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था और राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था, राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। तो सबसे पहले राज्यपाल कौन बने थे, गुरुमुख निहाल सिंह, प्रथम राज्यपाल ऑफ राजस्थान, और सबसे ज्यादा इनका टाइम पीरियड भी रहा है। अब हम देखते हैं सेकंड जो है वो है डॉक्टर संपूर्णानंद। अभी हमने चर्चा की थी डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में, कि जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था वो उस समय राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद थे। मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे। और पहला राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा था, और जिसकी अवधि लगभग 4 महीने का राष्ट्रपति शासन था। अब हम देखते हैं सरदार जोगेंद्र सिंह के बारे में। प्रथम राज्यपाल थे जो अपने पद से त्यागपत्र दिया था। यानी हमने त्यागपत्र की चर्चा की थी एक बार। नियुक्ति कौन देता है राज्यपाल को, राष्ट्रपति नियुक्ति देता है, ठीक है, लेकिन राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है और क्या कर सकता है, उस पद से मुक्त हो सकता है। तो सबसे पहले प्रथम राज्यपाल थे राजस्थान के सरदार जोगेंद्र सिंह, जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दे दिया। अब हम देखते हैं अगला, आरपीएससी के सदस्य
राज्य के ऐसे राज्यपाल कौन से हैं जो आरपीएससी के सदस्य रहे हैं? वो है रघुवर तिलक। आरपीएससी जिसकी हम एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, जो कि एक क्या कहते हैं, भर्तियों कंडक्ट करवाने वाली संस्था है, जो कि संवैधानिक संस्था है, उसके एक सदस्य थे जो कि राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इससे याद रहेगा ये। अब है, राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये तो मैंने बता ही दिया था, सन 1952 से लेकर 93 लगभग। एक बार चेकआउट कर लेते हैं इसको। 1992 से 93 तक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो इनके काल में राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। डॉक्टर कौन सी थी? मरी चन्ना रेड्डी थी, ये थी। अब ये क्वेश्चन आरपीएससी ऑलरेडी कई एग्जामों में पूछ चुकी है। श्री दरबारा सिंह कौन थे? सबसे कम कार्यकाल तथा प्रथम राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो ये आरएएस प्री में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, दरबारा सिंह वाला, और विभिन्न वनडे एग्जाम में, पटवार भर्ती में भी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को कि सबसे कम कार्यकाल के राजस्थान के राज्यपाल कौन थे। तो अब हम इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। क्या था? 24 दिन के सबसे कम कार्यकाल के रहे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। निर्मल चंद जैन, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। अब देखते हैं राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि राष्ट्रपति भी रही थी, वो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये राष्ट्रपति भी रही थी, जो कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अब अगले राज्यपाल है शैलेंद्र कुमार सिंह, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। इनकी मृत्यु हुई है पद पर रहते हुए। निर्मल चंद जैन की हुई है, और सबसे कम कार्यकाल के थे दरबारा सिंह, जिसके बारे में भी हमने चर्चा की थी पिछली स्लाइड में, उनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। अब हम देखते हैं श्रीमती प्रभा राव, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। हमने बात की थी राज्य के प्रथम जो पुरुष थे उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, और जिनका कार्यकाल सबसे कम था वो कौन थे? दरबारा सिंह थे। लेकिन प्रभा राव जो थी, ये एक महिला थी, तो प्रथम महिला राज्यपाल होगी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी। तो ये क्वेश्चन ये बन जाता है। अब देखते हैं हम श्री राम नायक, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। राम नायक थे जिन्हें राजस्थान के राज्यपाल होते हुए, राजस्थान के भी राज्यपाल थे और उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल थे, राजस्थान के भी राज्यपाल थे, और यूपी के भी ये राज्यपाल थे। अब हमने संविधान संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशन 7वां संविधान संशोधन के बारे में चर्चा की थी, जो कि 1956 में पारित हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, संविधान संशोधन के बारे में चर्चा की थी, जो कि 1956 में पारित हुआ था। उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से एक व्यक्ति को 2 राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति राजस्थान का राज्यपाल है तो उसे उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जाएगा। लेकिन यदि उसका वेतन हो, सेवा शर्तें हो, तो वो दोनों राज्यों में बराबर बांटती जाएंगी। इस तरीके से, जैसे कि कल्याण सिंह थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, राजस्थान के भी राज्यपाल रहे थे ये। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम देखते हैं जो इस टाइम पर राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। राज्यपाल के बारे में पढ़ा, उसकी विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्ति होगी, न्यायिक शक्ति होगी, आपातकालीन, फिर महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा, और साथ में राजस्थान के जो प्रमुख राज्यपालों के टाइम पर जो घटना घटित हुई है उसके बारे में चर्चा की, और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब कब लागू हुआ उसके बारे में चर्चा की। थैंक यू। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यदि आपका कोई क्वेश्चंस हो तो उसको पूछ सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो दिख रहा है उसको दबाइए, और यदि आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, मेरे से जुड़ना चाहते हो, तो मेरा प्रोमो कोड गौरव M यूज़ कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए। थैंक यू।